अपने डाउट्स निकालो जल्दी से। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया लास्ट प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो पहले हम उसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे। उस डाउट डिस्कशन के बाद वापस से जेई के देखेंगे इस बार 2023 में किस तरह के क्वेश्चन आए, तो आपको आइडिया लग जाएगी। हाँ, ये जो चैप्टर है काफी मतलब ऐसा चैप्टर है, देखो अगर इस चैप्टर से इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन आए तो 90% चांसेस है, 90 to 100% चांसेस है कि आपसे हो जाएगा। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा थ्योरी नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है। अल्टीमेटली प्रॉपरली आपको इंटीग्रेट करना है, ढंग से उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, बाकी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही है। आपको दिख जाएगा क्वेश्चन को देख के कि आपको करना क्या है। ये ऐसा चैप्टर है जो कह सकते हैं अपन कम टाइम में ज्यादा स्कोर देने वाला चैप्टर है। मतलब एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है, मतलब जनरली चांसेस है कि आने के, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और जनरली इजी मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास इस चैप्टर के 4 मार्क्स हमको कैसे भी करके पक्के करने हैं। मतलब हमको टारगेट बनाना है कि अगर इस चैप्टर से इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आए तो वो सही हो। ठीक है, आपको मैं आज इस 2023 इसी ईयर के जनवरी अटेम्प्ट के क्या किस वैरायटी के क्वेश्चन आए वो भी आज हम देखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, चलो ओके स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मुझे सबसे पहले लास्ट क्लास का अपन ने होमवर्क दिया था उसका डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट A1 से लेके A4 में ये क्वेश्चन हुए थे, आंसर मैच कर रहे थे। सर हो गए थे सारे। यस सर हो गए थे। ठीक है, जिसको डाउट हो प्लीज पूछ लेना, अनम्यूट करके क्वेश्चन नंबर जो भी आपका डाउट है बोल देना कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, तो मैं इसको सिखा दूंगा। 2 मिनट में हिंट देके अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका भी डाउट है वो अपना अपना डाउट खुद से क्लियर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आपका A5 से A9 में, A5 से A6। ठीक है, A6 देख लो फटाफट। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय C1 प्लस C2 साइन ऑफ x प्लस C3 माइनस C4 e की पावर x प्लस C5। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जनरली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट, एक वर्ड यूज किया था ओवरऑल। बेसिकली टोटल आपको देखना फाइनली ओवरऑल कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसके कारण फंक्शन में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ C1 प्लस C2 साइन ऑफ x प्लस C3 कि इनकी वैल्यू चेंज करते करते फंक्शन में बेसिकली फर्क पड़ेगा, माइनस C4 e की पावर x प्लस C5। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो मुझे देखना फाइनली ओवरऑल आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, उसके हिसाब से इसका ऑर्डर आएगा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे C1 प्लस C2 दिया हुआ है, क्या अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नो सर, नहीं ना। एक सिंगल कोई कांस्टेंट होगा तो इसको अपन एक सिंगल कांस्टेंट क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, क्योंकि 2 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 7 है तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, 5 प्लस 2 लिखा है, तो 5 प्लस 2 को आप अलग अलग काउंट करोगे कि 7 एक सिंगल काउंट करोगे? सिंगल काउंट। यहाँ पे फिर साइन के अंदर है x प्लस C3। अपन बस ये देखते हैं सबसे पहले कौन कौन आपस में मर्ज हो सकते हैं, जो जो आपस में मर्ज हो सकते हैं उनका अपन काम हटा देंगे। तो e की पावर x प्लस C5। अच्छा ये दोनों आपस में ये क्या, ये तो बाहर आ सकता है क्या? बोलो, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, एंगल के साथ ये तो अंदर ही रहेगा। हाँ ये वो तो एंगल में इंक्लूड है। हाँ ये तो सर एंगल e की पावर C5 वो बाहर निकल सकता है। वेरी गुड, e की पावर आपको एक और ध्यान यहाँ पे देना है, इसको तो अपन कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पे C4 को ऐसा कैसे रख दे, लेकिन ये जो प्लस हो रहा है पावर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर C5। हाँ है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे ये भी अपने आप में कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट ये, तो ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये एक सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा। आया ना? तो यहाँ पे देखो मैं बस इसको एक काम करके C1 नाम दे दिया, मान लो इसको आपने C1, अच्छा C1 पहले से था तो इसको C रहने देते हैं। चलो तो हो जाएगा C साइन ऑफ x प्लस C3। अब इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट, उसको C डैश नाम दे देते हैं, e की पावर x। ठीक है, अब देखते हैं क्या और कुछ आपस में मिक्स हो सकता है क्या? नहीं। अब फाइनली मेरे पास इक्वेशन जिसमें आप में कुछ भी मिक्सअप नहीं कर सकते, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, C टाइम्स साइन ऑफ x प्लस C3 माइनस C डैश e की पावर x। क्या यहां तक समझ में आया? यस। अब बताओ यहाँ पे ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, 1 2 3 4 3 ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? 3। अब ये आपस में कुछ भी इंटरचेंज नहीं हो सकते, कोई भी आपस में कंबाइन नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 3, जिसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 3। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 5 दिखे डायरेक्ट 5 आंसर टिक कर दोगे, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? 3 है। आगे समझ में? सेवंथ वाला। ठीक है, ये 6 समझ में आया? यस सर। एक पीछे क्वेश्चन था सर, वो समझ में आया था। कौन सा?
जल्दी पूछो। सर इसमें ना ये जो थर्ड वाला है ना सर, इसके करने के और तरीके हैं कोई? मतलब इसमें मैंने जो -3 थी और 0.2 थी, तो मैंने 2 से वो कर दिया था, मतलब हो गया था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये पावर अलग होती है और ये ऑर्डर अलग होता है, इनको आपस में मत कैंसिल आउट कर देना। यहाँ पे देखो ये मतलब अगर आपने ऐसा करा हो तो d²y/dx² ये अलग है, ये इसके साथ किसी कभी कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे पावर 3/2 है, तो आपको मैंने लास्ट क्लास जी में सर, बताया सबसे फ्रैक्शन पहले। में। हाँ हाँ, फैक्टर कभी भी 3/2 नहीं रहेगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 कट जाएगी। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ताकि सर पावर वो फ्रैक्शन में ना है, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब के हिसाब से सोच लेना क्या आएगा। क्लियर है? सर और कोई तरीके है या फिर यही है बस? बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं होता, यही एक तरीका है, सबसे इजी आसान तरीका। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? यस सर। दोनों Yes. तरफ क्यूबिंग कर लेना, उसके बाद दिख जाएगा ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन Yes, बेसिक है, sir. इसलिए इन सबको ढंग से ट्राई करना। जिसको अभी भी ऑर्डर डिग्री में दिक्कत आ रही है, आप घर जाके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 करो, तभी जाके ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर वो नहीं करोगे तो ये सब अटकेंगे फिर। चलो, इस पेज पे और कोई डाउट जल्दी से पूछ लो। सर A7 7, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय sin a into x plus cos a into y इक्वल टू पाई। तो अगेन ऑर्डर पूछा तो आपको ये देखना पड़ेगा ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, तो sin a टाइम्स x प्लस cos a टाइम्स y इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे ऐसे a इज द पैरामीटर, तो यहाँ पे ऐसे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है जो चेंज होंगे जिसके कारण इक्वेशन में फर्क पड़ेगा, बताओ। 1 के 2 के 3? सर 3 सर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट 3 पाई क्यों भी है? है सर। दो। सर पाई पाई तो कांस्टेंट है ना, ये चेंज होगा क्या? वन होगा। नो सर ये तो कांस्टेंट है ना। आपके यहाँ पे एक सर की वैल्यू साइन और चेंज करो। कॉज है बस। हाँ, बस साइन और कॉज है ना, एक की वैल्यू आप चेंज करोगे तो ये चेंज होंगे, पाई थोड़ी चेंज होगा। पाई चेंज हो सकता है क्या? ओके सर नहीं ना, समझ पा रहे हो? नहीं हो सकता इस कौन सा क्वेश्चन था ये, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कितने पैरामीटर है जिसके कारण फंक्शनल मेरा चेंज होगा? एक ही है ना, ए, क्योंकि सिर्फ ए की वैल्यू पे ही मेरी पूरी चीजें चेंज होगी। यहाँ पे अगर मान लो बी होता तो मेरे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते, लेकिन यहाँ पे क्या है ए, तो मतलब में एक ही पैरामीटर है ए जिसपे ये पूरी इक्वेशन डिपेंड। जैसे जैसे ए चेंज होगा ये इक्वेशन मेरी चेंज होती जाएगी। इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये तो फिक्स कांस्टेंट है। हाँ है ना, दोनों में अंतर है। यस सर ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपके ओवरऑल, अच्छा cos a और cos b, यहाँ पे cos a और sin a लिखा था, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये भी हो जाएगा कि सर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, एक sin a और cos a? नहीं, यहाँ पे दोनों का एंगल तो सेम ही है ना। आप एक को चेंज करोगे ये और ये ओवरऑल चेंज होंगे, तो बेसिकली एक ही बार चेंज होगा। हाँ है ना, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 1। और कौन है पैरामीटर, कौन है वो? ए का पैरामीटर है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला डाउट पूछो। 8 अब 8 भी ऐसे, सर हाँ, 8 में 8 भी भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ए की पावर बी एक्स से, तो ई की पावर बी को अलग कर लोगे तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा, वहां पे 2 नहीं है। ई की पावर बी अब यहाँ पे ए के साथ मर्ज हो जाएगा। हाँ है ना, सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, यस। और कोई डाउट इस पेज पे? में क्या होगा? अब 9th आप खुद से ट्राई करना है। 3 एग्जांपल मैंने समझा दिए। फाइनली आपको क्या करना है, देखो तरीका यही है। अल्टीमेटली आपको क्या करना, ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट गिनना है, सबको कंबाइन करके फाइनली जो इक्वेशन बन रही है, जो इसमें कांस्टेंट आपस में कंबाइन नहीं हो सकते और जिसके चेंज होने के कारण फंक्शन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो ओवरऑल फंक्शन का ग्राफ चेंज होगा, इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो भी मेरा ग्राफ ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो भी मेरा ग्राफ ऊपर नीचे होगा। तो कहीं ना कहीं ये 3 कांस्टेंट पे मेरा पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 3 थे आफ्टर फाइनल सिंप्लीफिकेशन। ये सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। ये कांस्टेंट नहीं होता, एक्स कांस्टेंट नहीं होता। एक्स कहाँ से कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है ना। एक्स Okay, की चीज sir. करोगे ये थोड़ी इसके कांस्टेंट साथ हो जाएगा। एंगल भी तो है। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, क्लियर सबको? जहां भी Yes, एक्स sir. आता है वो तो वेरिएबल ही होता है Yes, ना, sir. कांस्टेंट थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट, A10 से A15 जल्दी से। सर 12th बता दो। सर 8 है। A10 वापस ट्राई करना, ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, Okay. हाँ। द 12th वाला, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो 12th वाला मैं हिंट दूंगा, लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, आपको वापस से एक बार वो ट्राई करना पड़ेगा। जल्दी से देखो 12th वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बोला है कि यूनिट डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस 1 है। इस तरह की इक्वेशन निकालने का एक तरीका होता था, कौन सा फॉर्म होता था, याद आ रहा है?
अगर मान लो ये एंगल ओमेगा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के अलावा एक और होता था नॉर्मल फॉर्म, यस सर। है ना? सिर्फ cos Yes, वाला, sir. हाँ, cos p sin cos वाला। ओमेगा इंटू एक्स प्लस p sin ओमेगा इंटू सर वाई 11th में पढ़ा। इक्वल टू, एक मिनट पहले एक एक करके, पहले एक एक तो करने दो। p cos ओमेगा इंटू एक्स प्लस p sin ओमेगा इंटू वाई इक्वल टू क्या आता था? 1। 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, p आपका मतलब ये डिस्टेंस है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी वैल्यू तो गिवन है 1। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 1 है। एक है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ओमेगा को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर आपका पेन थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है सर, ज्यादा ही छोटा लग रहा है। ठीक है, मैं इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी एनलार्ज कर दूंगा, ठीक है। ओके, और कोई डाउट इसमें? सर जल्दी एक पूछ लो। A14 A14 if the differential equation represent the family of circle touching x axis at origin, लास्ट क्लास में कराया था x axis at Yes, origin, sir. ये तो हुआ ठीक था। है, पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन। आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में? यस सर। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में कोर कराया था, ये वापस आप पिछले क्लास के नोट्स देख लेना। टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच कर रहा है तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा 0,r और रेडियस क्या होगी? r होगी, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? एक, तो ऑर्डर भी कितना होगा? एक होगा। क्लियर है? अब यहाँ से आपको Okay, r को sir. एलिमिनेट करना है, r को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, ठीक है। वापस से ट्राई करना, चलो। सर लास्ट वाला 15। 15 15. if the differential equation of the family of the curve y equal to ln c mod x equal to x, c is the arbitrary constant equal to this, then the function phi कितना होगा? तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं था। देखो ध्यान से वापस इस क्वेश्चन में, c ln mod cx y, देखो वापस क्वेश्चन लिख देता हूँ, y into डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? y टाइम्स ln of mod cx इक्वल टू x, क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना? यहाँ पे पता Yes, नंबर ऑफ sir. आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? 1. एक ही आर्बिट्री C कांस्टेंट only c, one. को बस उसी को एलिमिनेट करना है आपको, उसी को एलिमिनेट करके इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो कैसे एलिमिनेट करें? c को हटाना है कैसे भी करके, बताओ। सर डिफरेंशिएट सर कर इसका देंगे एक बार। डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करके देख लो, डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पे y भी है, इधर x भी है, तो यहाँ पे वापस से शायद यही क्रिएट हो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। या तो इस y को उधर भेज दो फिर डिफरेंशिएट करो, या फिर यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश इंटू वी, मतलब u और v का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? y डैश इंटू ln ऑफ मॉड cx प्लस y ऐसे कैसा लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 ऑफ मॉड cx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। अब कैसे करके एलिमिनेट करना? c भी तो होगा सर हाँ। cx का भी तो हाँ, होगा। इंटू c, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस लेकिन यहाँ से आप कैसे कैसे एलिमिनेट करोगे? सर उसमें x0 की वैल्यू दे रखी है, शायद x0 या x1 की वैल्यू दे रखी है वो उससे मतलब नहीं, मुझे तो एलिमिनेट करना है ना पहले। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? इसको एलिमिनेट सर, करना एक है, बार निकालना है और इसे, बताना। ठीक है। देखो ध्यान से, ध्यान से समझो, एक और ध्यान से समझना। देखो कोशिश करना एक बार में समझो, कंसंट्रेट होकर सीखो। मैंने कुछ भी नहीं किया था, डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए ध्यान से देखते जाओ कि कहाँ चीजें हो रही है। अब अल्टीमेटली मुझे cx को एलिमिनेट करना है, कैसे भी करके क्या करना है? cx को एलिमिनेट करना। तो या तो इसको अकेला बना दो, देखो y को, अगर देखो सबसे आसान तरीका क्या है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कांस्टेंट अगर अलग हो जाए तो एक ही बार में काम हो जाएगा। तो y को मान लो उधर भेज दिया मैंने, तो y को उधर भेज दोगे तो x अपॉन y बन जाएगा। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? या तो आप हाँ ई को भी उधर भेज सकते हो, तो यहाँ पे cx बच जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ई को उधर भेजना चाहते हो, या तो ई को उधर भेजो, या फिर लॉग की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में क्या होता है? सम में टूट जाता है ना, लॉग ऑफ एम एन क्या हो जाता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में तो आप सम में तोड़ सकते हो, तो ln x c अलग हो जाएगा और ln x अलग हो जाएगा, यस सर। ठीक है, इक्वल टू x बाय वाई। अब देखो ये कांस्टेंट अकेला हो गया, अब जैसे डिफरेंशिएट करोगे पूरा के पूरा हट जाएगा। अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका यही होता है कि आपके पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट उसको एलिमिनेट करना है, जैसे ही वो एलिमिनेट हो जाएगा जो भी रिलेशन आपके पास बचेगा वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे एक ही बार में एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका था, कांस्टेंट को अलग बना दो फिर डिफरेंशिएट कर दो। अब ये अकेला है, अब पूरी इक्वेशन का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा,
log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और यहाँ पे लग जाएगा क्वोशिएंट रूल u/v रूल, तो u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ? मतलब यही आंसर है आपका, इसको बस यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है सारे बेसिक है। अल्टीमेटली आपको एनसीईआरटी तो पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी के बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन भी नहीं होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते टाइम सिर्फ हमको यही करना है कि देखना है कि ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट किसके कितने हैं और उसको बस एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, तो जिनसे ये क्वेश्चन नहीं सर हुए ये थे आखिरी वाले में सोच के नहीं लगा सकते, मतलब क्या? फाई 2 की वैल्यू दे रखी है सर, इस नहीं आखिरी वाले में नहीं मतलब नहीं, फाई सोच 2 के की नहीं, वैल्यू निकालनी आप थी सर। हमेशा तो अभी ये x को गलती 2 और y को 1 डाल के कर दो, मतलब नहीं नहीं सोचा आप था, हमेशा देखो है ना? ये गलती मत करना कभी भी, सुनो ध्यान से। तो हमेशा पूरी प्रॉपर्ली कर्व की इक्वेशन निकालो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, फिर वैल्यू पुटअप करो। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx y बाई x और phi x जो भी फंक्शन बनेगा x अपॉन y का, वो आप फंक्शन अलग से निकालो कि वो क्या बन रहा है x बाय y में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन किस फॉर्मेट में दी है, y डैश इक्वल टू y बाय x phi टाइम्स x बाय y। आपको उसमें बनाना पड़ेगा। आपको आंसर किसके टर्म्स में लाना है, y डैश इक्वल टू y बाय x प्लस अ फंक्शन ऑफ x अपॉन y, अ फंक्शन ऑफ x अपॉन y, ये आपको निकालना है। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। x बाय y था। हाँ x बाय y लिखा है। ठीक है, अब ये y स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो y स्क्वायर को अगर देखो, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, देखो ध्यान से, y स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस y डैश इंटू एक्स। तो y डैश मुझे निकालना, तो y डैश को उधर भेज देंगे, तो y डैश इंटू एक्स इक्वल टू y माइनस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बस सिंप्लीफिकेशन, x से डिवाइड कर दोगे पूरे को, तो y डैश इक्वल टू y बाई एक्स, तो ये y बाई एक्स था, माइनस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको फंक्शन कैसा लाना है, प्लस में लाना है, तो इस माइनस को इसके साथ रख देंगे, यहाँ पे प्लस रख देंगे, और इसको फंक्शन ऑफ x अपॉन y लाना है, तो y डैश प्लस y बाई एक्स प्लस बेसिकली क्या है 1 अपॉन एक्स बाय y का होल स्क्वायर है ना। देखो ध्यान से, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना माइनस का, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया 5x। तो 5 ऑफ x अपॉन y जो फंक्शन आया वो कितना आया, 1 माइनस 1 अपॉन x बाय y का होल स्क्वायर। इसको अगर सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है तो मान लो इसको t मान लिया, क्या मान लिया t, तो बेसिकली 5 ऑफ t कितना हो जाएगा, -1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो भी वैल्यू पूछी हो, क्या पूछा था 2 पे पूछा था, तो यहाँ पे t की जगह 2 रख दो, तो -1 बाई 2 स्क्वायर, दैट इज -1 बाई 4। ठीक है, आगे सब कैलकुलेशन है। ठीक, बाद ही करना होता है ना, वैल्यू पुट करेंगे, पहले नहीं कर सकते? ना ना पहले नहीं कर सकते, पहले आप पूरी वैल्यू निकालोगे फिर करोगे। ठीक है, प्रॉपर्ली सॉल्व करना हमेशा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, एक बार घर जाके वापस प्रैक्टिस करना। हाँ जल्दी पूछो सर। वो पिछले वाला क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले कर दीजिए, कौन सा। जो भी हमने किया 5 वाला। हाँ ये हाँ सर, उसके अंदर वो जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें वो हम्म। प्लस कैसे आ गया माइनस की जगह? मैंने यहाँ पे माइनस को अंदर भेजा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ था, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस को इसके साथ रख दिया और यहाँ पे प्लस बना दिया। ठीक है, कुछ और भी वो नहीं x जो है मल्टीप्लाई में था वो दोनों डिवाइड हो गया। हाँ डिवाइड हो गया, कैलकुलेशन करिए बेसिक, मतलब ये आप कर सकते हो ठीक है। घर पे, ये एक्चुअली मुझे करना नहीं चाहिए 12th में सबके लिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। ओके सर। ये आगे आप लोग सब लोगों को ध्यान रखना है, Yes, सबके लिए sir. एक्चुअली सारे बच्चों के लिए, कि आप अगर ये सब बेसिक कैलकुलेशन अगर नहीं करोगे तो अपन अपना बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ किया क्या नया यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस को उधर ले जाए, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स को पूरे से डिवाइड कर दोगे, प्लस को इसके साथ माइनस कर दिया, फाइनली इस फंक्शन के टर्म्स में आ गया। अब आपके पास ये सारी क्वेश्चन आपको आनी चाहिए खुद से। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो अच्छे से। क्लियर है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे बेसिक थे, कोई दिक्कत नहीं, डाउट आना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लेवल के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस होंगे तभी अपन हायर लेवल पे बढ़ पाएंगे आगे जाके। इसलिए पहला तो आपका होना चाहिए एनसीईआरटी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, पहला प्रेफरेंस। एनसीईआरटी होने के बाद आपकी जो क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशन है उनको आप ढंग से सॉल्व करो, जो पिछली क्लासेस में करवाए थे। उसके बाद जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो A1 A2 ये बेसिक वाले मॉड्यूल के स्टार्टिंग की एक्सरसाइज, इनको प्रॉपरली ट्राई कर लो। एक बार स्टार्टिंग की एक्सरसाइज हो जाती है, फिर आप जो मॉड्यूल के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको प्रॉपरली ट्राई करो, जो मिक्स में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, और लास्ट आपका प्रेफरेंस होना चाहिए फिर पीवाईक्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको ये सब चीजें ढंग से करनी पड़ेगी, मतलब सारा भी नहीं करो, एटलीस्ट कुछ कुछ पार्ट इनका ढंग से करो, तभी जाके आप यहाँ पे पहुंच पाओगे और ये क्वेश्चन आपसे हो पाए। ठीक है,
तो एनसीईआरटी आपको अपने स्कूल लेवल पे ढंग से करने, उसको छोड़ना नहीं है। सेकंड क्लास नोट जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको डेली क्लास अटेंड करो। एक क्लास में आओगे, एक क्लास छोड़ोगे तो पिछली क्लास का समझ नहीं आएगा। और अगर क्लास छोड़ रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख के आओ, रिकॉर्डिंग अपलोडेड है सारी, पिछले मेरी तीनों क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। तो अगर आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट था, नई क्लास आने वाली, तो आपको पहले से देख के बैठना है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है, तभी जाके अपना कोर्स टाइमली निपट पाएगा और चीजें अपन ढंग से कर पाएंगे। चलो आगे बताओ जल्दी से। सर अगर हमने हाँ। क्लास नोट्स के कर लिए तो एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी करना ही है आपको। मैं ये बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूँ कि आप स्कूल में बेसिक एनसीईआरटी करके आ रहे हो, Yes, क्योंकि मैं sir. क्लास में अगर Okay. एनसीईआरटी कराने लग गया फिर तो अपना चैप्टर महीने महीने भर चलेगा, राइट। और Yes, और sir. एनसीईआरटी को लाइटली Yes, कभी sir. नहीं लेना। एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक, चाहे केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो या मैथ्स की हो। उसका बेसिक फंडामेंटल आपको अच्छे से आना चाहिए, उसकी मिसलेनियस से ढंग से सॉल्व करोगे तभी जाके यहाँ पे क्लास के क्वेश्चन आपसे धीरे धीरे होंगे। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर चालू हो, अगर आपको पहले से आता तो उसकी बेसिक एनसीईआरटी करके बैठो और फिर क्लास में आओ। ठीक है, और मान लो फिर मैं अगर पढ़ा भी, देखो क्लास में हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट होता है, नो डाउट। मैं अगर कोई थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ तो उसका एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर धीरे धीरे लेवल पढ़ाएंगे। मान लो आप आज का एक टॉपिक आपका हो गया तो घर जाके उसकी आपने पहले नहीं कर रखी तो घर जाके सॉल्व कर लो। जैसे ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 लेक्चर हो चुके हैं, मैंने तो 2 लेक्चर पहले ही कहा था कि एनसीईआरटी कर लेना, राइट, कहा था। Sir. Yes, यस sir. सर करेंगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे लास्ट क्लास का थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वापस से मैं ले रहा हूँ। जल्दबाजी में अपन ने यहाँ पे एक लाइन पढ़ना भूल गए थे, इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो एक बार। ये लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा था मैंने, याद आ रहा है? सर ये तो बहुत लंबा खींचा था। यस सर, याद आ रहा है सर, हाँ। इसका सी Yes, sir. बोल रखा था हमने। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक करी, लंबा नहीं गया था, इसको समझाते टाइम लंबा गया था, क्वेश्चन छोटा ही है। इलिप्स है, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन Yes, है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब यहाँ पे इलिप्स 2 तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन में बोला या तो मेजर, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है एक्चुअली, या तो आपकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हुई तो एक्स के अलोंग डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस तरह का इलिप्स होगा। और दूसरी Yes. कंडीशन क्या हो सकती है? Yes, अगर मेजर sir. एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये तरह का इलिप्स होगा। तो या तो ये इलिप्स होगा, 2 तरह की इलिप्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में मतलब बेसिकली आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ऊपर वाला इलिप्स बनेगा या तो मतलब दोनों में से कोई एक बन सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, द फोकस लाई आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सेंटर तो ओरिजिन है दोनों का, लेकिन फोकस एक्स एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, वाई पे भी लाई कर सकता है। और तीसरी चीज यहाँ पे ये बोली थी, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3। इसका मतलब या तो 0,3 ये वाला पॉइंट होगा माइनर एक्सिस पे, या फिर ये मेजर एक्सिस का भी पॉइंट हो सकता है 0,3। ये कर्व की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने क्या कर दिया था गलती से, यहाँ पे दोनों कंडीशन है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों के चेंज होने से कर्व चेंज होगा। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि बी को फिक्स कर दो, ए को चेंज कर दो। Yes, अगर sir. बी को हमने एक ही हाँ, मान लिया हमने था। बेसिकली एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया था लास्ट क्लास में। उससे होगा क्या गलती, अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मानूंगा, सपोज मैंने बी को फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल, और ए को चेंज कर रहा हूँ, तो ए को चेंज करते करते फिर वो इलिप्स नहीं बनेगा। आपका इलिप्स बनने के लिए दोनों ए और बी को चेंज होना पड़ेगा। तो हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने बनेंगे बोलो? 2. तो देयर विल बी 2 दो। आर्बिट्री, हाँ, देयर विल बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन आपको भले ही दी है, वो एक कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए दी है, लेकिन आपके हमेशा इलिप्स के केस में आपको प्रॉपर इलिप्स मतलब बेसिकली ए और बी दोनों को ही चेंज होना पड़ेगा। सिंपल मैं एक को फिक्स करूं दूसरे को चेंज करते जाऊं तो कर्व इलिप्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इलिप्स होने के लिए मेरा एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होना चाहिए, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मेरे पास होता है 1/b² दिस शुड बी लेस देन 1। तो डिपेंडिंग, ये दोनों कंडीशन ए और बी दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, Yes, ये sir. इलिप्स की थोड़ा बेसिक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर आर्बिट्री एक चीज कांस्टेंट, इसमें पूछनी है सर। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे ये दूसरा वाला जो इलिप्स बनाया है सर आपने, हाँ हाँ जिसमें 3 ऊपर ले रखा है, हाँ, अगर सर हम इसमें ए बढ़ा दें कुछ इतना हद तक कि मतलब बी जो 3 है उससे ज्यादा बढ़ा दे ए को, तब भी तो ये मतलब ऊपर वाली इलिप्स जैसा ही बन जाएगा। एक इलिप्स मैंने ये बना दिया। ठीक है, आप चाह रहे हो कि एक इलिप्स और बना दे, इसमें ए की वैल्यू बढ़ा दे। यस सर लेकिन वो तो इधर से एक्सटेंड हो रहा है तो वो भी ऊपर भी तो उतना ही एक्सटेंड होगा। हाँ, वही मैं समझा रहा था उनको कि अगर आप इसको यहीं से फिक्स निकालोगे, ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो ए और बी की कंडीशन कभी बन भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सटेंड हो रहा है तो यहाँ पे आप फिक्स करोगे तो वो शेप इलिप्स बनना, और फिर 1 बेसिकली मेरा टारगेट ये होना चाहिए 1 - b² लेस देन 1 आना चाहिए। तो आप ए और बी को इस तरह से मुझे चेंज करना है ताकि वो जो रेशियो है ना 1 - b² वो 1 से कम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो हो सकता है पास कर जाए, हो सकता है पास। ओके सर,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरी क्या है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है 0,3 वो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 0,3 इसमें सेटिस्फाई करूंगा, अल्टीमेटली दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर कितना होगा, 2, तो दो बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं। कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 2 बार। क्लियर है? Yes. ठीक दो है, बार। यहाँ पे 0,3 जैसे ही आप रखोगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी इसकी जगह 3 रख देंगे, x की जगह 0, y की जगह 3 रख देंगे, तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेसिकली 9, तो b आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपको जो कर्व कन्वर्ट हो जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे आपके पास आएगा 2x बाई a स्क्वायर प्लस 2y बाई 9 dy बाई dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करना अलाउड है, तो a स्क्वायर को अलग कर लेना पूरा, और पूरी इक्वेशन को अलग कर देना। अब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो 2 बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और फाइनल इक्वेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका a एलिमिनेट हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ है थोड़ा? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया था, यहाँ पे ये लाइन नहीं पड़ी थी, यहाँ पे दोनों है सर एक ही मान लिया था। हाँ, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया था, बल्कि इस केस में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, 2 होंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपका होमवर्क सर डिस्कस लेकिन कर लिया। सोल्यूशन ठीक किया था। नहीं, एक बार सॉल्यूशन वापस निकाल लेना, क्या जो भी इसका आंसर आ रहा हो। ठीक है, एक बार मैच कर लेना खुद से। ठीक है, अल्टीमेटली आपको देखो ये होमवर्क अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो जिसको भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो वापस से रीअटेम्प्ट करना, क्योंकि आज की क्लास में आपको ऑर्डर निकालना वापस सिखा दिया है, तो आप सब रीअटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है वापस हो जाए, लेकिन अगर फिर भी डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। Yes. Yes, सर sir. ओके, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि बेसिकली कैसे डिफरेंशियल कर्व की मदद से, आपको कर्व दिया रहेगा, कर्व की मदद से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये हमने सीखा था कि कर्व की मदद से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है। उसमें एक चीज और हमने सीखी थी लास्ट क्लास में कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे देखना है ओवरऑल। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे आज के क्वेश्चन में भी हमने सीखा, ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट देखना है, जिसकी वैल्यू चेंज होने के कारण मेरी इक्वेशन, मेरा कर्व चेंज होगा। जिसकी वैल्यू चेंज होने के कारण मेरा कर्व चेंज होगा, तो वो ओवरऑल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। और जितना उसका ऑर्डर होगा या फिर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसका उतना ऑर्डर होगा, उतनी बार मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 1 बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। और मुझे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी कैसी है, जो भी गिवन कंडीशन होगी, फाइनली मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए उसमें x का टर्म आ सकता है, y का टर्म आ सकता है, dy बाई dx का टर्म आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट मेरा नहीं आना चाहिए। वो मेरी जो भी रिलेशन आएगा x में, y में, dy बाई dx में, या फिर डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव में, बस इसके अलावा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो वो मेरा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर, देखो इस पूरे चैप्टर में बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो ये कि कर्व की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और सेकंड कॉन्सेप्ट आपका ये आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उससे कर्व निकालो, मतलब कर्व की इक्वेशन निकालो। बेसिकली कर्व की क्या निकालो, इक्वेशन, मतलब या तो कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व। ये 2 ही तरह के कॉन्सेप्ट है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन होगी तो हमको कर्व निकालने के लिए बस अलग अलग तरीके होते हैं। या तो मेरा कैसा होगा, बोलो, वेरिएबल सेपरेबल है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, वेरिएबल सेपरेबल, या फिर सेकंड Homogeneous. होमोजेनियस। वेरी गुड। और थर्ड लीनियर Differential. वेरी गुड। आपके सिलेबस में 3 ही है, या तो वेरिएबल सेपरेबल होगी, या तो होमोजेनियस होगी, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कभी कभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तीनों ना दिख रही हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ताकि वो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए, होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाए, या लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। कभी कभी डायरेक्ट नहीं देंगे कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करे ताकि इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। आज की क्लास में हम वैसे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वापस से मैं आज हम इसको रिकॉल करेंगे, सेकंड टाइप को। और ये फर्स्ट टाइप हमारा हो चुका है, इस पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आज घर पे जाके वापस ट्राई करना। ठीक है, चलो। तो देखो, एक हमारा पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल। एक बार वापस में रिकॉल कर रहा हूँ, सारी चीजें ध्यान से सुनते जाना। वेरिएबल सेपरेबल में ये होता है कि dy बाई dx और फंक्शन ऑफ x और y एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। वेरिएबल सेपरेबल कैसी होगी, जिसमें सारे वेरिएबल, मतलब x वाली सारी चीजें एक तरफ, y वाली सारी चीजें एक तरफ, अगर अलग अलग हो जाए तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि अगर x वाले सारे फंक्शन एक तरफ हो जाए, मतलब x का टर्म पूरा एक तरफ, y का पूरा टर्म एक तरफ, y का फंक्शन पूरा एक तरफ, x का फंक्शन पूरा एक तरफ, आपको सिंपली क्या करना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे और आपके पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, है ना? Yes.
ठीक है, Yes. क्लियर है ये बेसिक, ठीक है। ये दो सॉल्ड एग्जांपल भी मैंने आपके लिए रख रखे हैं। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट वाला सॉल्ड एग्जांपल में x और y पूरी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे x को पूरा एक तरफ कर दिया, y को पूरा एक तरफ कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c लगा दिया, वो आपका क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट, और आपके पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में पहले हमने क्या देखा था, कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से कर्व निकाल रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल अगर होगा तो सारे वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे, आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। क्या ये क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। Yes sir, clear है। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है। अब इस पे देखो जेई में कैसे क्वेश्चन पूछे वो अब देखते हैं, मतलब इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरिएबल सेपरेबल भी जेई 2023 में क्वेश्चन आए। अब उस पे हम थोड़ा टारगेट करते हैं किस तरह से अप्रोच करना है। ये चैप्टर काफी स्कोरिंग है, इजी स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर को तो छोड़ के किसी को भी नहीं जाना है। ठीक है, अब आप देखो इस साल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने किया है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, किस वेराइटी में आएगा, होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है कि लीनियर है। ध्यान से पहले एक बार समझ लो, ध्यान से देखो। कर आपको गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन y(x+1) dx माइनस x² dy इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस फॉर्मेट में गिवन है। चाहो तो आप इसको dy/dx के टर्म्स में लिख सकते हो। और एक कंडीशन गिवन है कि y(1) मतलब x को अगर 1 रखूंगा तो y की वैल्यू e आएगी। तो आपको फंक्शन पे लिमिट निकालनी, तो पहले फंक्शन निकालना, बेसिकली कर्व निकालना है। तो आप बताओ ये किस वेराइटी में आएगा, वेरिएबल सेपरेट। क्या वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, x एक तरफ y एक तरफ हो सकता है, ये Yes, माइनस sir. को मान लो उधर भेजा, हो गया। Yes. हो जाएगा। तो यहाँ पे x की टर्म्स को एक साथ हम लिख सकते हैं। अब देखो ये इसी साल का जेई का क्वेश्चन है, मैंने कोई नए से नहीं लगा, कुछ इसमें कोई टफनेस लेवल बिल्कुल नहीं था। y को एक तरफ लिख दोगे, y को उधर जाके डिवाइड कर दोगे, हाँ है ना, Yes, इजी sir. था कि नहीं क्वेश्चन, बोलो दिख रहा है सबको यस डायरेक्ट क्वेश्चन। Yes. इस तरह का क्वेश्चन है वेरिएबल से, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको टारगेट करना है, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ के बिल्कुल नहीं आता है कि वहां पे डायरेक्ट अगर दिख जाएगा भाई वेरिएबल अगर सेपरेट हो रहे हैं तो वेरिएबल को अलग अलग कर दिया है, वेरिएबल को अलग अलग करने के बाद दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x ln x सर So log e वेक्स, और यहाँ पे x की पावर -2 का इंटीग्रेशन minus 1/x. Minus minus one. 1/x. वेरी गुड, -1/x इक्वल टू ln ऑफ ln x। y प्लस c, हाँ है ना, Yes, sir. ले सर, रहे अगर कांस्टेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है, x को 1 रखने पे y कितना आएगा, e आएगा, हाँ है ना। मतलब आप यहाँ पे x को 1 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी रखोगे, e रखोगे, तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो x को 1 रख देंगे तो log 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, ln e प्लस c। ln e की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, हाँ है ना। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। क्लियर है, Minus 2. आपके पास कर आ गया, बेसिकली कर क्या आया मेरे पास, ln mod x -1/x इक्वल टू ln mod y -2। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर करना है आपको तो इसको सब उधर उधर भेज दियो। बेसिकली मुझे fx निकालना है, fx मतलब y निकालना है, क्या निकालना है, y। तो y निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, लॉग लॉग को एक साथ अगर अपन रख ले तो ln x माइनस ln y इक्वल टू 1/x -2। अच्छा डिफरेंस हो रहा है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं लॉग, सर डिवाइड होता है x Yes. डिवाइड हो जाएगा, x/y इक्वल टू 1/x -2। अब ये e उधर चल जाएगा, इधर क्या बचेगा, x/y इक्वल टू e की पावर 1/x -2। ये y उधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो फाइनली y आ जाएगा आपके पास, हाँ है ना, बोलो। Yes. ये y उधर चल जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल मैनिपुलेशन कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं पे इस स्टेप में फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। सर पीछे वाले स्टेप में आपने ln कैसे किया? ln e x की जगह ये वैल्यू पुट अप करी ना, ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में गिवन थी, देखो ध्यान से, y(1) इक्वल टू मतलब x को 1 रखने पे y की वैल्यू e रखनी है, तो यहाँ पे मैंने x को 1 रखा और y को e रख दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकालने के लिए। ठीक है, तो इससे मेरा c की वैल्यू -2 आ गई, -2 को वापस कर्व के अंदर रख दिया, तो मेरा कर्व जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है, y इक्वल टू, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, -2 है ना, तो ये e² हो जाएगा x अपॉन e की पावर 1/x। ठीक है, इसको चाहो तो और ऐसे लिख सकते हो, e² इंटू x e की पावर -1/x। क्या क्लियर हुआ, ये y आ गया। Yes. अब क्वेश्चन में सिंपल क्या पूछा था, इसकी लिमिट निकालो 0+ पे, बस इसको लिमिट से थोड़ा सा जोड़ दिया। तो इसको अगर लिमिट निकालनी, लिमिट x टेंड्स टू 0+ e² इंटू x इंटू e की पावर -1/x। तो देख लेते इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0+, अच्छा e की पावर -x, e की पावर x का ग्राफ याद है सबको, यस सर। Yes sir, याद है। याद है e की पावर x का ग्राफ सबको रटा है, Yes, e की पावर x का ग्राफ मेरा होता है इस तरह से,
सर एक्सपोनेंशियल जाता है एक्सपोनेंशियल फिर, हाँ। अब Exponential. यहाँ पे अगर मुझे ये बताओ, अगर x की वैल्यू 0 प्लस की तरफ जाएगी तो e की पावर -1/x में ये जो पावर है किसकी तरफ जाएगा? माइनस इंफिनिटी। वेरी Sir, गुड। -1/x है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, देखिए sir. अब e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा? अगर देखो ये e की पावर x का ग्राफ है, अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी 0 तो y की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? देखो 0 की तरफ जा रहा है। 0. किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो देखो ये भी 0 की तरफ जा रहा है और x भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके सर। यस सर। ठीक है, सिंपल लिमिट का क्वेश्चन था। अल्टीमेटली पहला स्टेप तो क्या था? वेरिएबल सेपरेबल था। वेरिएबल को सेपरेट किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, 2 मिनट लगाए, 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? सर वो x 0 की तरफ कैसे जा रहा है? कैसे रहा? हाँ सर, ये कैसे होना है आपको? देखो ये कर्व को ध्यान से की देखो, जगह कर्व 0 को, पुट कर दिया क्या? हाँ x की जगह 0 रखोगे तो 1/0 की तरफ जा रहा है ना। देखो 1/x से अगर x 0 की तरफ जाएगा तो 1/x किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, है ना? 1/0.0000 समथिंग इन्फिनिटी की तरफ तो जाता है, लिमिट्स में देखा था। अगर x अगर 0 की तरफ जाएगा तो 1/x किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ। बस वही तो किया था यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया था? -1/x दिया, तो वो किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और ये जो कर्व है, अगर ये कर्व देखो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो y किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। y की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे x जब माइनस इन्फिनिटी, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, तो e की पावर सर माइनस और अगर 0 की जगह कोई और नंबर दे देता तो उसका ग्राफ कैसे बनता फिर? किसका ग्राफ? नहीं, e की जैसे पावर आपका- x का ग्राफ है ना, ये तो e की पावर x का ग्राफ है। अब यहाँ पे x की जगह अपन ने वैल्यू पुटअप करी, x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखा। ठीक और है, अगर x की जगह 3 पुट करते तो कैसे बनता? मतलब ग्राफ कुछ चेंज होता? नहीं वो तो कांस्टेंट होता ना, e की पावर 3। x की जगह 3 पुटअप करोगे तो x की जगह 3 यहाँ पे पुटअप करो तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, e स्क्वायर e क्यूब। ओके सर। ये सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। Yes. नेक्स्ट होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, कभी कभी इक्वेशन डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने से इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल लिया है, घर जाके वापस इसको देखना। dy/dx इक्वल टू 4x + y + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे x और y अलग अलग नहीं हो सकते, x और y, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो x² का टर्म आएगा, y² का टर्म आएगा, xy का टर्म आएगा, तो मैं x और y को अलग अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, वो जो अंदर का लीनियर टर्म है उसको t मान लिया और पूरी इक्वेशन dt/dx के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई, तो वो इक्वेशन मेरी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन भी हमारे पास आ सकते हैं जब जहां पे हमको डायरेक्टली कभी कभी वेरिएबल सेपरेबल ना दिखे, लेकिन कोई सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। तो हमको ऐसी जगह ध्यान रखना है कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। ये ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे और ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हमने किए थे, याद आ रहा है? टी मान के। यस सर सर। याद आ रहा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। और देखो यहाँ पे भी ध्यान से, यहाँ पे भी मेरे पास साइन इनवर्स dy/d इक्वल टू ये दिया, तो यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या है? dy/dx इक्वल टू साइन ऑफ x + y। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? यस सर। सर बोलो। x + y को t पुट कर, सर साइन साइन को ऑफ ले x जाएंगे + y ना, को में आइडेंटिटी लगा देते हैं। फिर बस, डिफरेंशिएट कर देंगे। बस सर x इसकी टी पावर लिखते हैं ना। हाँ, x + y को t मान लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दो वैरायटी है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, कभी कभी नहीं दिखेगी तो आपको टी मान के करना पड़ेगा। आप जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है, पहले 2 लेक्चर, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो जिसने भी मिस किया है वो पहले लेक्चर के नोट्स एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आता है आपका होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन में आपको ऑलरेडी समझाया था। होमोजेनियस इक्वेशन देखने का तरीका क्या होता है कि dy/dx का अगर टर्म हो तो होमोजेनियस में क्या होता है, जितनी भी टर्म हो उन सब की पावर क्या होती है? बोलो। पावर सेम पावर होती है। हाँ, सेम पावर होती है। तो होमोजेनियस को पहचानने का तरीका ये होता है कि जो भी टर्म सारी उसकी ओवरऑल पावर अगर आपके पास सेम है तो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजेनियस इक्वेशन। और होमोजेनियस इक्वेशन अगर दिख जाए तो उसका एक ही तरीका है कि या y/x को आप कुछ मान लो v और सॉल्व करो। जैसे ही y/x को आप v मानोगे, होमोजेनियस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो अगर आपको होमोजेनियस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होमोजेनियस को पहचानने का तरीका क्या है? dy/dx का टर्म मान लो, हर टर्म की अगर ओवरऑल पावर सेम है तो इक्वेशन कैसी होगी? होमोजेनियस। और होमोजेनियस को सॉल्व करने का तरीका बताओ क्या होता है? बोलो जल्दी से। y/x को v पुट कर लेते हैं। वेरी गुड। y/x को v पुट अप करोगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इंटू v, है ना?
अब dy by dx को Yes. रिप्लेस करना, तो यहाँ से Yes, डिफरेंशिएट अगर करोगे तो dy by dx की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल v लगेगा। plus सर v plus f x dy dv ये by देखो dx। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वी प्लस v का डिफरेंशिएशन dv by dx इंटू x। तो dy by dx की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, v प्लस x डी, हर क्वेश्चन में ये रिप्लेस होगा, हाँ है ना। yes Yes, हर sir. क्वेश्चन में dy by dx की जगह बस ये रख देना, पूरी इक्वेशन v और x में आ जाएगी और वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। जेई ने बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे हुए हैं, क्या यहाँ तक समझ में आया? yes सर sir वी रखने का कोई स्पेसिफिक रीजन होता है क्या? हाँ, वी रखने पे देखो उस स्पेसिफिक रीजन नहीं है ना, उस क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी डिग्री मेरी सेम होती है तो y बाय x का रेशियो सब जगह सेम होता है, तो y बाय x के टर्म्स में अगर उसको मानोगे ना तो y बाय x में वो सिंगल वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाता है। ये क्वेश्चन को करने का तरीका एक्चुअली समझ में आ रहा है। और ये कब कब तरीका करेंगे, जब होमोजेनियस इक्वेशन होगी उसी केस में, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में हर टर्म का पावर क्या होगा, सेम होगा, तो वहां पे y बाय x का टर्म क्रिएट होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करूंगा मैं। यहाँ पे देखो देखो सॉल्व एग्जांपल एक करा रखा है, dy by dx इक्वल टू, आप देखोगे ध्यान से, x स्क्वायर का टर्म है, xy का टर्म है, y स्क्वायर का टर्म है, तो हर जगह पावर 2 है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। y by x को v मानोगे, पूरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। अभी देखो जेई के क्वेश्चन करते हैं। इसी साल जेई में पहले ही अटेम्प्ट में, जेई का जो पहला अटेम्प्ट था इस साल का 24 जनवरी को, उसमें के पहले ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। देखो ध्यान से, इसमें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये x स्क्वायर होमोजेनियस माइनस, पहला एक बार ध्यान से देख लो सब लोग, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx। सर इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना। बिल्कुल दूंगा, डोंट वरी। पहले तो क्वेश्चन को देखो किस वैरायटी का आ रहा है, तो होमोजेनियस होमोजीनियस, सबको होमोजीनियस दिख रहा है ये, सर होमोजेनियस। है ना। यहाँ से dy by dx आप पहले अलग निकाल लेना, dy by dx का टर्म क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, dy by dx ये इसको उधर भेजोगे तो dy by dx का, हाँ, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y सर ये Divided जो by आपने three. बताया था, Three वो y वैसे f. लग रहा है। हाँ, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है अल्टीमेटली। देखो ये इसी साल का क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल, सबसे Why? बेसिक फंडामेंटल अप्लाई। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, सब लोग आंसर निकालो, एबीसीडी में से क्या है, एवरीवन ट्राई। आप चाहो तो इसमें y बाय x के टर्म्स में इक्वेशन निकाल। अच्छा, y बाय x बनाने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे देखो, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, नीचे भी पावर कितनी है 2, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो y बाय x का टर्म क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे बोलो, y बाय x का टर्म सर क्रिएट करना, डिवाइड कर देते ना, Divide मतलब कर माइनस देना। एक्स स्क्वायर बाय x स्क्वायर, हाँ ऊपर और नीचे x स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड, तो ऊपर और नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे सब मिलेगा ब्रैकेट को ही खोल लो ना, फिर y बाय x की टर्म में आएगी। अच्छा, ठीक है, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, जैसे सही लगे। ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इस तरह से आपकी टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये देखो ये फायदा जो पूछ रहा था ना क्यों होता है, क्योंकि आप जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी आपकी y बाय x के टर्म्स में प्रॉपर इक्वेशन बनेगी, ऊपर और नीचे x स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे y बाय x को अब क्या मान लेना, v मान लेना, क्या मान लेना, v। अब रिप्लेस कर दो सबको v के टर्म्स में, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है, एवरीवन जल्दी से सॉल्व करो। सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? गलत आ रहा है जी। फोर्थ आ रहा है, ठीक है, बाकी लोग सब लोग ट्राई करो अच्छे से। थर्ड आ रहा है, दो तरह के आंसर आ रहा है, एक आना चाहिए, जेई का क्वेश्चन ट्राई करो, नेगेटिव नहीं करना है।
अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करो। सर ऑर्डर भी तो 2 है तो 2 आएंगे। E square. अंशिका 3 आ रहा है कुछ, तो किसी के बच्चों का 3 आ रहा है, किसी के बच्चों का 2 आ रहा है, तो 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। कोई ए और डी का भी हो तो बता देना। ठीक है, आई थिंक सबने अटेम्प्ट एक बार कर लिया होगा। ये पहला स्टेप, पहला स्टेप सबको समझ में आया था ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वाई बाय एक्स का टर्म क्रिएट हो गया। हर क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करना है। होमोजीनियस के हर क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, पहले तो डिवाइड बाय एक्स को अलग कर लो, फिर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, वाई बाय एक्स का टर्म क्रिएट होगा, वाई बाय एक्स को वी मानो। अब डी बाय डी एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, अभी पिछली बार अभी बताया था पिछले स्लाइड में, बताओ वी प्लस क्या आएगा, एक्स वेरी गुड। ये पूरा एक क्वेश्चन रिप्लेस हो जाएगा उसके टर्म्स में। आपका जो इक्वेशन पूरी v और x के टर्म्स में आ जाएगी। तो dy बाय dx की जगह लिख देना आप v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस को अंदर भेज दोगे तो 3v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3v। ठीक है, ये आ रहा था सबका, बोलो Yes. यस सर। ये प्लस v उधर जाके माइनस v हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3v, एलसीएम आएगा 3v तो हो जाएगा 3v स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 3v, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक इतना क्लियर हो जाएगा। v स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा -1/3। ये आ रहा था, चेक करना। यस सर। ठीक है, सर ये तो v को एक साथ लिख देना, 3v dv इक्वल टू -1/x dx। वेरिएबल सेपरेबल हो गया अपने आप, हर बार यही होगा आपका, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे, तो जैसे इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, तो इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा 3v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 -1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन थी, ऑफ कोर्स y ऑफ 1 इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, x को 1 रखने पे y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो यहाँ पे c निकालने के लिए x, अच्छा लेकिन यहाँ पे सॉरी, पहले तो अपन को x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो v की जगह क्या लिखोगे, y बाय एक्स, v की जगह वापस क्या रिप्लेस कर देंगे, y बाय एक्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस ln x इक्वल टू c। अब यहाँ पे x को 1 y को 1 रख देते हैं, तो x को 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, x1 y1 रखेंगे तो c की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। हाँ है ना, ठीक है, आ रहा था। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आपकी बन गई क्या, 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ln x इक्वल टू c मतलब 3/2। ये आपकी इक्वेशन बने। अब जो भी पूछा है निकाल लो। 6 टाइम्स क्या पूछा था, y स्क्वायर इंटू ई पूछा है क्या। ठीक है, तो यहाँ से y स्क्वायर तो आ ही रहा है वैसे भी। ठीक है, और आसान हो गया है तो 3y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस ln x, यहाँ पे x स्क्वायर भी है। ठीक है, 3/2 माइनस ln x, तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर उधर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 3/2 माइनस ln x, और वो 3 मल्टीप्लाई उधर सर अब जाएगा। आंसर दे सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट आएगा आंसर। ए आ रहा है क्या, ठीक है चेक तो मैं सेकंड लग रहा है। देख लेते हैं। x की जगह e रख दो, क्वेश्चन में क्या रखना आप, x की जगह e, y स्क्वायर e पूछा था, अच्छा 6 टाइम्स पूछा था ना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 6 टाइम्स। ठीक है, तो हो जाएगा 2 e स्क्वायर 3/2 माइनस 1, तो 2 e स्क्वायर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 e स्क्वायर आ रहा है, मेरा स्क्वायर आ रहा है देखो। हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, जिसकी भी जो भी आई हो। देखो अल्टीमेटली वो सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा मेन था कि होमोजीनियस से क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है, होमोजीनियस से बेसिक फंडामेंटल अगर आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो पहचानना, अगर होमोजीनियस है ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, वाई बाय एक्स को वी मानो, डीवाई बाय डी एक्स को रिप्लेस करो, वेरिएबल सेपरेबल बनाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये अब देखो चला। जेई के पहले ही अटेम्प्ट का क्वेश्चन है बेसिकली, पहले ही पेपर का। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। ये किस वैरायटी का है? ये 30 जनवरी को आया था सेकंड शिफ्ट में। सर ये भी होमोजीनियस। होमोजीनियस है? सिंपल होमोजीनियस सर। चलो इस बार ट्राई करोगे, इस बार सर में ये ट्राई करना। ट्राई करो, और Yes. इस बार में पहली बार में आंसर सही आना चाहिए। यू नहीं कि आधे लोग बी बोले आधे लोग सी बोले। देखते 4 नंबर आते कि नहीं आते आपके। चलो करो ट्राई। ABCD कॉन्फिडेंटली बताना, आराम से टाइम लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, कॉन्फिडेंटली प्रॉपर्ली सॉल्व करना, देखो आंसर क्या आ रहा है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सबका पॉजिटिव आना चाहिए। करो ट्राई, कोशिश करो एक बार खुद से। सब लोग सेम स्टेप जो अभी सिखाई थी। तब तक मैं कुछ थोड़ी थोड़ी बेसिक स्टेप कर रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो, आ जाए आंसर तो बता देना। आया किसी का? इंटीग्रेशन पे अटक जाएंगे। टी क्यूब सर, क्यूब में इक्वेशन बन गई है। करो करो, लगाओ दिमाग, अब मेहनत करो। सर मेरे भी क्यूब में बन गए। जेई का क्वेश्चन है, इजी भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है।
लगाओ दिमाग। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस यहाँ तो पे एक बार अच्छी वापस से। क्वेश्चन दिखाना, रुक गया था। ऑप्शन में देखो x प्लस वाई का टर्म आ रहा है। देख लिया? यस सर। ठीक है, किसी का आंसर आए तो बता देना, ए बी सी डी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, आई होप आपने इनडेफिनेट अच्छे से करा। सर एक बार ऑप्शन दिखाना। सर ये तो परेशानी हो गई, लॉग ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा। और सारे ऑप्शन भी एक जैसे दिख रहे हैं। सर प्लस में आ रहा है क्या आंसर? पता नहीं आंसर क्या है, आप निकालो। आप चाहो तो एक काम और कर सकते थे। यहाँ पे v प्लस वन है ना, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस वन माइनस वन कर दूं तो वी स्क्वायर माइनस वन क्रिएट होगा, और ये 3 प्लस वन 4 हो जाएगा। और वी स्क्वायर माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस वन इंटू वी माइनस वन। तो एक v प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, उससे फायदा होगा कुछ। और ये तो सॉल्व हो जाएगा, खैर सिंपल लीनियर है। वो जो लगता था पार्शियल वाले से हो गए। हाँ, पार्शियल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पावर 3 है तो एक एक करके 3 फैक्टर बनाने पड़ते हैं आपको, फिर आपको ए बी सी 3 निकालना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि बिना उसके भी अगर डायरेक्टली हो जाए तो एक एक करके अलग अलग करके, यहाँ पे वी स्क्वायर का सर टर्म आप दिखाना एक बार ऑप्शन। एक मिनट। आप इसको भी अलग अलग कर दोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा v प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वी, मतलब v प्लस वन की पावर माइनस टू, क्योंकि तो कोई लीनियर है ना, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा इन दोनों में, हाँ है ना? यस सर। लीनियर की पावर n है तो इसका और इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा, क्या बचा है, v अपॉन v प्लस वन का क्या बचा है, होल स्क्वायर। चाहो तो अगेन प्लस वन माइनस वन कर दो, ठीक है। तो अगेन प्लस वन माइनस वन करोगे तो एक बचेगा v प्लस वन और एक बचेगा माइनस वन अपॉन वी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखो ये माइनस वन 2 बार आ जाएगा, इसको ट्वाइस कर देंगे तो हो गया काम मेरा, सर ठीक है। नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है, कहाँ ही आ रहा है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो इंडेफिनेट प्रैक्टिस करो। यहाँ पे कुछ मैं नया कर रहा हूँ क्या, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ प्लस वन माइनस वन, ठीक है। या तो इंडेफिनेट करके नहीं आए, ठीक है। ये एक्चुअली जनरली जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते थे ना हमारे टीचर्स, वो इसके बाद करते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लगभग 15 से 20 लेक्चर, 10 से 15 लेक्चर इंडेफिनेट में मेहनत की है बच्चों ने। तो वो ये अज्यूम करके चलते थे भाई इंटीग्रेशन उनको आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया, फिर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर आपने एरिया अंडर कर्व करा, मतलब इनडेफिनेट को आपने 3 बार करा, अभी चौथी बार आ रहा है और ऑलरेडी टेस्ट भी हो सर चुका अब एक है। बार ऑप्शन दिखा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जिसको डाउट आ रहा है वो प्लस वन माइनस वन करके कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा मैं सारी। बताओ क्या आ रहा है एबीसीडी में से? सर इसका फोर्थ वाला आ रहा है। फोर्थ वाला आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको। पावर देखो 2 तो होगा, पिछला वाला जो बचा था यहाँ पे ये, सॉरी सर, गलत बोल दिया सर, थर्ड वाला होगा। ठीक है कोई बात नहीं, जो भी आंसर है। यहाँ पे आप प्लस वन माइनस वन वापिस करना, अलग अलग करोगे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फाइनली एक लीनियर टर्म बनेगा, लॉग का टर्म बनेगा, बच्चे पे भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन कैसे होगा? करके देखो, हो जाएगा। हो जाएगा सर। से माइनस टू माइनस वन एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये आपको करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करो इंटीग्रेशन की, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल के देखना। आंसर थर्ड वाला आया सर, थर्ड आ रहा है, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी आंसर पूरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन घर पे ट्राई करना। तो अल्टीमेटली मेरा कॉन्सेप्ट ये था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सिखाना।
कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर होमोजेनियस के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है। और अल्टीमेटली देखो सर एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन दिखाना। एक बता रहा हूँ, एक अगर अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो आपको इंटीग्रेशन तो बेसिक आना ही पड़ेगा, तभी ये चैप्टर होगा। बेसिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो सर जाएगी। हो गया, थर्ड ईयर है। थर्ड आ रहा है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में अजीब है लेकिन टफ नहीं है। देखो ध्यान से किस वैरायटी का है ये, वापिस से देखो 31 जनवरी अगले अटेम्प्ट में आ गया, 30 जनवरी को आया, 31 जनवरी को, तो हर अटेम्प्ट में एक ही क्वेश्चन होमोजेनियस से आ रहा है, मतलब एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में आ रहा है। किसी में लीनियर से क्वेश्चन आ जाएगा, किसी में होमोजेनियस से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन आ जाएगा। ये 3 वैरायटी ही है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप dy बाई dx का टर्म अलग कर लोगे तो dy बाई dx का अलग करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, x वाली टर्म के साथ क्या बनेगी, y टाइम्स 3y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और ये माइनस होगा तो नीचे का इंटरचेंज कर देंगे 2x अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना आपको आना चाहिए। होमोजेनियस है क्या ये, बोलो सर है। यस सर। है, क्लियर दिख रहा है, पावर सबकी सेम है, x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास बचेगा 1 अपॉन 1/2 2/x, ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे 3 y बाय x का होल स्क्वायर माइनस का 5 y बाय x का होल स्क्वायर माइनस का 1, अगेन y बाय x को t मानोगे, सॉल्व करना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, वापस ट्राई करना घर पे, तो इन दोनों को ट्राई करना, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली ये आज की क्लास में रीजन यही था, आपको ये थोड़ा सा एहसास दिखाना कि अपनी क्लास की मतलब समझ पा रहे हो। जेई में कुछ आउट ऑफ बॉक्स पूछ रहे हैं क्या, फंडामेंटल आया ना, ये 31 तारीख को, ये 30 तारीख को आया, अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अल्टीमेटली कैलकुलेशन प्रॉपर करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, और कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो +4 नंबर देके जाएगा, ठीक है। चलो सर वो मेरा देखा नहीं, मैंने माइनस देखा ही नहीं, अपने आंसर में माइनस नहीं देखा। अब वही कह रहा हूँ ना, इसलिए क्या है मैंने, क्वेश्चन तो हो जाएंगे अल्टीमेटली, वहां पे आपको अपना पेशेंस लेवल अच्छे से रखना, कंसंट्रेट होके बैठना, बिना पैनिक होके, एकदम रिलैक्स होके। अच्छा, नेक्स्ट वेराइटी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। इसको देख के याद आ रहा है पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, x को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X प्लस h से, y को रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y प्लस k से, और इस तरह से रिप्लेस करेंगे ताकि वो 2 इक्वेशन आ जाए। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस y माइनस 4। अब ये इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है, ये इक्वेशन होमोजेनियस है क्या? नो सर, नहीं सर, नहीं है, लेकिन इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका हमने सीखा था। क्या तरीका सीखा था कि x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X प्लस h, x प्लस अल्फा। है ना। सर ये तो आपने सेम एग्जांपल ले हाँ, लिया। सेम एग्जांपल ले लिया लास्ट क्लास का, लेकिन बस रिकॉल करा रहा हूँ जो बच्चे एब्सेंट थे। और y की जगह रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस k, हाँ है ना, यस क्लियर है। तो आपका dy बाय dx का जो टर्म बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। ये कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, और जो कांस्टेंट आएगा देखो ध्यान से, कांस्टेंट में क्या क्या आ जाएगा, ऊपर एक कांस्टेंट आएगा क्या, h k, और कांस्टेंट टर्म क्या क्या बनेगी, यहाँ से एक h बनेगा, 2y करोगे तो ट्वाइस ऑफ k बनेगा, और एक -5 पहले का ही, और नीचे देखो ध्यान से ट्वाइस ऑफ x है, तो x के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2h का टर्म क्रिएट होगा, प्लस k का टर्म क्रिएट होगा, और माइनस का 4 का टर्म क्रिएट। ये आपके पास इक्वेशन। अब h और k निकालने के लिए क्या तरीका सिखाया था, बोलो। 0 होना सॉल्व कर दें। हाँ, ये जो सर अब कांस्टेंट ये जो टर्म, इक्वेशन बनी है दोनों, इन दोनों हाँ। को मतलब 0 के इक्वल पुट करके पूरी और इक्वेशन को दोनों नहीं, ये जो निकाल h और k में के रिलेशन आया है इसको कैसे इक्वेट कर दोगे, 0 से, हाँ है ना। और इन दोनों को 0 से, सिर्फ इसको और इसको, बस आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2h प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो कि इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकल जाए, h और k, हाँ है ना, यस सर। ठीक है। h और k निकल Yes. जाएगा, आपको बस कुछ नहीं करना, आपके पास इक्वेशन क्या बने, d कैपिटल y बाय, ये कैपिटल y कैपिटल x है, d कैपिटल y बाय dx, और ये तो आपने 0 से इक्वेट कर दिया, इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 कैपिटल y डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y। अब ये इक्वेशन मेरी किस में कन्वर्ट हो गई, होमोजेनियस में, हाँ है ना। यस देखिए, तो यहाँ पे y बाय x को वापस से अब v मानोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और फाइनल आंसर में जो भी आंसर आएगा उसमें कैपिटल X की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस h, h कहां से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, है ना। और कैपिटल Y की जगह रिप्लेस कर देंगे y प्लस k, और k कहां से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, घर पे जाके वापस से रिट्राई करना, इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, प्रॉपर्ली सॉल्व करके फाइनल आंसर मैच कर लेना, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आपको गिवन है, कोई डाउट? ओके सर। नो सर। नाउ नेक्स्ट लास्ट वेराइटी अपनी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का तरीका यही था, क्या था कि dy बाय dx का टर्म रहेगा, अगर dy बाय dx में लीनियर डिफरेंशियल है,
y की पावर रहेगी 1, dy बाई dx का कोफिशिएंट रहेगा 1, हाँ है ना, बोलो। dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 बना देना, y की पावर आपके पास कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर ये दो चीजें कंडीशन आ रही है और इसके अलावा y के साथ जो टर्म है वो या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ x हो, और जो बचा हुआ टर्म है वो भी या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x हो, इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको दिख रही है तो वो आपकी वेराइटी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। dy बाई dx का टर्म प्लस y टाइम्स p प्लस इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, उसमें y का टर्म नहीं आना चाहिए। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या आता है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपका सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये सबको याद है कि नहीं याद है? यस सर, याद है। याद है। वेरी गुड। तो ये आपको बस रिकॉल कराने के लिए था। या तो कभी कभी इक्वेशन dy बाई dx में आएगी या फिर इसकी उल्टी dx बाई dy में आ जाएगी। उस केस में आपके पास x की पावर 1 रहेगी, dx बाई dy रहेगा। अब इस बार जो आपका p और q रहेंगे वो फंक्शन ऑफ क्या रहेंगे? y रहेंगे या फिर Y। कांस्टेंट रहेंगे। बाकी तरीका सेम रहेगा, हाँ है ना। यस ठीक है, आपको Yes, sir. जनरली Yes, इसी sir. वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, इसी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब आपको मैं जेई के क्वेश्चन कराता हूँ कि इस साल जेई ने कैसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, ये क्वेश्चन एक सॉल्व एग्जांपल है नॉर्मल। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? चेक करके बताओ। है सर। है। dy बाई dx का टर्म है, y के साथ जो टर्म आ रहा है वो क्या हो जाएगा? उसको अपन क्या नाम दे एक्स का देंगे? फंक्शन है। p तो क्या नाम दे देंगे? q, हाँ है ना। q। सबसे Yes, पहले sir. निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p dx है ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर p मतलब 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, बोलो। Yes, Yes, sir. फाइनली Yes, सॉल्यूशन sir. पुट अप कर दोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। बार बार एक याद दिला रहा हूँ, अभी आपको जेई का क्वेश्चन करना है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो ये जेई का क्वेश्चन 24 जनवरी में ही सेकेंड शिफ्ट में आया था होमोजेनियस का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में आया था लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन तो आया ही था। अब देखो ये भी क्वेश्चन, देखो वेराइटी क्या है, टफ है कि इजी है कि मीडियम, जो भी है ट्राई करो। यहाँ पे मैं आपको देखो ध्यान से किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, जिसको नहीं दिख रहा हूँ वो ट्राई करो अच्छे से इसको। सबसे पहले dy बाई dx में इक्वेशन बना लो और फिर देखो कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है कि लीनियर है। पहले अच्छे से इसको अच्छे से सजा के लिख लो और फिर चेक करो किस वैरायटी में आ रहा है। लीनियर है। लीनियर आ रहा है? यस यस सर। yes ठीक है, सर। ये तो एक बार देख लो इसको ध्यान से। एक्स क्यूब dy को अलग कर लेते हैं और इसको उधर भेज देंगे। सर होमोजेनियस नहीं होगा। होमोजीनियस कहां से? यहाँ पावर 3 यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, यहाँ पावर 2 है। होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, होमोजीनियस में हर टर्म का पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ से dy बाई dx का टर्म नेगेटिव क्या साइन भी किया? तो आएगा। अच्छा तो मैंने उल्टा चेंज कर दिया ना, देखो ध्यान से। 1 माइनस xy को xy माइनस 1 को 1 माइनस xy किया, तो फिर तो dy बाई dx का आपका टर्म कैसे आ जाएगा? ये x क्यूब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय x क्यूब माइनस y बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले जाओगे तो dy बाई dx प्लस 1 बाय x स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 1 बाय x क्यूब। पहले तो अपन ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको दिख रहा है क्या होमोजीनियस है क्या, सॉरी लीनियर है क्या? Yes. है ना। ये आपका फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? ये आपका p हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? q। ये इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करो जल्दी से। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, वैल्यू पुट अप करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो सब लोग, सबको आता होगा फॉर्मूला, जल्दी से करो, सिखा रखा है। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड सॉल्व कर रहा हूँ, अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करते जाना। और कहीं किसी को डाउट आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वापस पूछ लेना। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, कर लोगे आई थिंक, -1 बाय x। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन में पुट अप कर देंगे। सॉल्यूशन क्या आता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, अब अगेन खेल इंटीग्रेशन का है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? y e की पावर -1 बाई x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
1 by x cube into e की पावर -1 by x dx। ठीक है, चेक कर लेना यही है कि नहीं। Yes, sir. ऐसे ऐसे आ रहा है। अब हाँ, खेले ऐसे। इंटीग्रेशन का, कैसे इंटीग्रेट करें, क्या क्या है, अब By सोचो आप लोग, parts. दिमाग लगाओ अपना अपना। एक 1 by x क्यूब का टर्म by और एक e की पावर -1 by x का टर्म है। देखो e की पावर -1 by x को t भी मानोगे तो भी काम हो सकता है क्या, -1/x² dx dt में चला जाएगा, वो फिर भी कर सकते हो क्या। ठीक है, अगर उसको मान के करें थोड़ा क्वेश्चन और इजी दिख जाएगा। फिर आप बाई पार्ट से बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद वापस अप्लाई करना। e की पावर -1 by x को अगर मैं t मानूं या फिर -1 by x को सिंपल t मान लो, तो देखो उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं होगा तो ठीक है। -1 by x को अगर आपने t माना, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x² dx इक्वल टू dt आया ना। ठीक है, यहाँ से x क्यूब से एक x² dx के साथ x² के साथ dx रख दिया, एक 1 by x को यहीं पड़ा रहने दिया और e की पावर -1 by x लिख दिया। अब जहां जहां भी 1 by x उसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो 1 by x की जगह यहाँ पे तो आ जाएगा -t, यहाँ जाएगा e की पावर t और ये हो जाएगा dt। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, -t e की पावर t dt। अब वापिस खैर बाई पार्ट से अप्लाई करना पड़ेगा। अब हो जाएगा सॉल्व, आया ना। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब देखो ये अल्टीमेटली अगेन वही चीज, इसी साल का पहले अटेम्प्ट का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल पे आ गया। सेकंड शिफ्ट का आपको मैंने कराया था, देखो अभी 24 जनवरी का आ गया। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होमोजीनियस पे आ गया। तो अल्टीमेटली कहीं से भी आ सकता है, दोनों तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से आया तो चांसेस हमारे हैं कि हम उसमें से +4 लेके आए, प्रोवाइडेड प्रॉपर्ली आप इंटीग्रेट करो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। क्लियर यहाँ तक। यस सर। Yes. यस सर। Yes. एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक 29 जनवरी का देखो, ध्यान से, दिखने में अजीब है, पहले तो वेराइटी चेक करो किस फॉर्मेट का है, आराम से किस फॉर्मेट का क्वेश्चन। सर लीनियर सर लीनियर है। चलिए Yes, sir. Severable. वेरिएबल सेपरेबल है कि लीनियर है, सेवरेबल ही है। वेरिएबल Linear कहाँ है से सर, सेपरेट हो जाएगा, linear है। वेरिएबल सेपरेट वाई रह जाएगा अकेला। लीनियर Linear. लीनियर डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल में पूरा टर्म dx के साथ आना चाहिए और dy के साथ पूरा टर्म आना चाहिए, तो आप अलग नहीं कर पाओगे। सिंपल दिख रहा है ना, dy by dx का टर्म और y का टर्म दिख रहा है, y की पावर 1 है dy by dx से, तो कौन सा आएगा, लीनियर आएगा कि नहीं आएगा, आया ना। Yes, sir. आएगा। इक्वेशन को dy by dx के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, dy by dx प्लस 1/x ln x से मैंने सबको डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे y का टर्म और वहां पे भी x ln x से डिवाइड करोगे तो सिंपल क्या बचेगा, x बचेगा। हाँ है ना, देखो ये इक्वेशन आपकी दिख रहा है। डायरेक्टली थोड़ी एक स्टेप तो करवाएंगे ना, डायरेक्ट थोड़ी दे देंगे आपको। क्लियर है, एक स्टेप तो कराओगे ना डिवाइड करने वाली। Yes. तो ये क्या है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. Yes. ठीक है, घर पे ट्राई कर लेना सारे, देखो लीनियर के क्वेश्चन है मैंने कराया आपको। चलो एक और, ये भी 28 जनवरी को आया था। कौन सी वेराइटी है, यहाँ पे तो डायरेक्ट Linear है सर, linear है। लीनियर है, हाँ है ना। बस इंटीग्रेशन में थोड़ी सी मैंने इंटीग्रेशन दिख अजीब रहा है लेकिन बहुत आसान है, एक बार करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। लेकिन वेराइटी कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिख रहा है सबको, y का टर्म पावर 1 है, या आपका p हो जाएगा या आपका q हो जाएगा। क्लियर है, अगेन ट्राई करना है, इसको करोगे ट्राई घर पे, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन आज की क्लास में जानबूझ के 2023 के क्वेश्चन आए लेटेस्ट इसी साल के, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि जेई में कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घर पे अभी नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी। इसमें डाउट है कुछ? नो सर। अभी नोट्स भेजूंगा, डोंट वरी, क्लास के नोट्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, बताओ कौन सी वेराइटी है, 1 फरवरी को आया था। Linear है सर। लीनियर, वापस से लीनियर आ गया, हाँ है ना। देख पा रहे हो क्वेश्चन, ये सारे तो मैं यही बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से करके जाना, इन सब की प्रैक्टिस आज घर पे करना, देखना आपसे हो रही कि नहीं हो रही इस साल की क्वेश्चन। ये वाला बताओ। लीनियर तो समझ के नहीं सर, linear नहीं है। बार बार लीनियर आ रहा तो मत लीनियर 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 चिल्लाते जा रहे हो। ठीक है, दिमाग लगाना घर पे। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ जेई के पिछले क्वेश्चंस के 2022 के या 20 के सॉरी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए डाले होम असाइनमेंट के लिए, जिनकी वैरायटी थोड़ी अच्छी, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप इनको बस जस्ट अटेम्प्ट करके आओ, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्लियर है,
Yes, sir. मेहनत Yes, आपको sir. करनी है, अल्टीमेटली मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दिया है। थोड़ी सी फाइट आप करो, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, 7 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आप घर पे फाइट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा तो अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब जेई के क्वेश्चन हो जाते हैं ना और ऑप्शन मैच करते हैं तो अंदर से फीलिंग अच्छी आती है ना? यस सर, Yes, बहुत sir. अच्छी आती है। आती है ना? ठीक है। तो आज के लिए आपका यही है कि अल्टीमेटली आपको मैंने वापस से चैप्टर का रिकैप इसलिए करवाया ताकि आप टाइम भी हो गया एग्जैक्ट सही टाइम पे अपन निपटे, तो आपको रिकैप इसलिए कराया ताकि घर जाके आज वापस आपको इनको ट्राई करना है। करोगे सब लोग ट्राई? Yes, ठीक है। sir. नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में इन्हीं क्वेश्चन का अपन वापस से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है sir. तो स्टार्ट कर दे मॉड्यूल। हाँ देख थोड़ा थोड़ा पहले ये कर लेना, टाइम बचे तो